मूवी की शुरुआत होती है 1517 एडी में, जिसे डार्क एजेस भी कहा जाता है। इस समय इंसानों और शैतानी क्रिएचर के बीच लड़ाई चल रही है। उन क्रिएचर की एक शैतानी ब्लड क्वीन वियेना निमोई होती है, जो मानवता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। इसके लिए उसने पूरे ब्रिटेन में खतरनाक प्लेग फैला दिया था और उसने बहुत सारे इंसानों को गुलाम भी बना लिया था। इंसानों का राजा किंग आर्थर इंसानों को शैतानी ब्लड क्वीन से बचाने के लिए उस जगह पर चला जाता है जहाँ वह ब्लड क्वीन रहती है। किंग आर्थर के पास एक तलवार थी जिसका नाम एक्सकेलिबर था, जिसे वह या उसके कोई वंशज ही उठा सकता था। एक्सकेलिबर एकमात्र हथियार था जिससे ब्लड क्वीन को समाप्त किया जा सकता था। तभी किंग आर्थर एक चाल चलता है और दिखावा करता है कि वह ब्लड क्वीन को यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए आया हुआ है, जबकि आर्थर ब्लड क्वीन को मारने आया था। किंग आर्थर ब्लड क्वीन के सर को अपने एक्सकेलिबर से काट देता है और उसके बाद भी ब्लड क्वीन नहीं मरती, इसलिए किंग आर्थर उसके शरीर के 6 टुकड़ों में बांट देता है और अलग अलग पवित्र बॉक्स में बंद करके 6 अलग अलग जगहों पे छुपवा देता है। अब वर्तमान का समय दिखाया जाता है जहाँ हेलबॉय अपने एक दोस्त की तलाश कर रहा है जो वैम्पायर के बारे में एक रिसर्च के दौरान लापता हो गया था। काफी छानबीन के बाद हेलबॉय उसे खोज लेता है, लेकिन हेलबॉय को पता चलता है कि उसका दोस्त खुद एक वैम्पायर बन गया है अब, और उसकी वजह से लोगों की जान को बहुत खतरा था। इंसानियत को बचाने के लिए वो अपने दोस्त को ही मारना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हेलबॉय के पिता उसको बुलाते हैं। वो हेलबॉय को बताते हैं कि ब्रिटेन में कुछ जाइंट्स क्रिएचर ने हमला कर दिया है और वो लोग काफी लोगों को मार रहे हैं और तुम्हें इसे किसी भी प्रकार से रोकना होगा। हेलबॉय फिर ब्रिटेन के लिए निकलता है और वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये 3 जाइंट्स क्रिएचर हैं जो नरभक्षी हैं और इंसानों को मार के खा जाते हैं। वहाँ वह एक क्लब में कुछ लोगों से मिलता है जहाँ हेलबॉय एक महिला से मिलता है जो हेलबॉय को उसके जन्म के बारे में बताना शुरू कर देती है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। तुम्हारे बारे में कहा गया था कि तुम शैतान के बेटे हो और तुम इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिटाने के लिए पैदा हुए हो, और जिस प्रोफेसर को तुम अपना पिता कहते हो वो तुम्हें मार डालना चाहता था उस वक्त, पर प्रोफेसर ने खुद पर कंट्रोल करके दुनिया की बातों को इग्नोर करके तुम्हारे इंसानी तौर तरीके से खुद के बेटे की तरह पोस पाल कर तुम्हें बड़ा किया। ये जानकर हेलबॉय काफी दुखी हो जाता है कि लोग उसे बुरा क्यों समझते थे। दूसरी तरफ एक मोनिस्ट्री में सुअर की तरह दिखने वाला क्रिएचर वहाँ कई लोगों को मारकर एक बॉक्स चुरा लेता है। उस बॉक्स में उस ब्लड क्वीन का सर रखा हुआ था जो अभी तक जीवित थी, पर उस बॉक्स को एक पवित्र जुबान से मंत्रोच्चारण करके ही खोला जा सकता था, जिससे वो क्रिएचर मोनिस्ट्री में मौजूद एक संत को मारकर उसका जीभ काट कर खुद से पवित्र मंत्रोच्चारण करके उस बॉक्स को खोल लेता है और रानी के सर को आजाद कर देता है। और इधर हेलबॉय और उसके क्लब के लोग जंगल में उन जाइंट्स क्रिएचर को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन जंगल पहुंचने के बाद क्लब के लोग विश्वासघात करके हेलबॉय को ही मारने लगते हैं, क्योंकि असल में क्लब के लोग जाइंट्स को नहीं बल्कि हेलबॉय को ही खत्म करना चाहते थे। क्लब के लोग कहते हैं कि हम एक राक्षस को इंग्लैंड पर कभी राज नहीं करने दे सकते। इसके लिए वह लोग इलेक्ट्रिक भाले से मार मार कर हेलबॉय का बहुत बुरा हाल कर देते हैं और काफी जख्मी कर देते हैं। इस दौरान वहाँ पर जाइंट क्रिएचर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी क्लब के लोगों को मारकर खाने लगते हैं। इसी बीच हेलबॉय खुद को ठीक करता है और पूरी शक्ति के साथ उन जाइंट्स क्रिएचर से लड़ने लगता है और एक एक करके उन तीनों जाइंट्स क्रिएचर को उन्हीं के हथियार से मार देता है, लेकिन घायल होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ बताया जाता है कि किंग आर्थर ने भले ही ब्लड क्वीन निमोई को कई सौ साल पहले मार दिया था, पर अब उस सुअर जैसे क्रिएचर ने उस ब्लड क्वीन को सिर को इकट्ठा करके उसे जिंदा कर दिया है। हेलबॉय को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक घर में पाता है जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम एलिस होता है। वह लड़की बेहोशी की हालत में हेलबॉय को अपने घर ले आई थी। एलिस के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, पर एलिस के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वह आत्माओं से बात कर सकती थी और देख भी सकती थी। हेलबॉय बचपन से ही एलिस को जानता था। एलिस हेलबॉय से कहती है कि पता नहीं क्यों यहाँ मौजूद आत्माएं तुम्हें मारने के लिए कह रही हैं मुझे। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम भविष्य में इस दुनिया को नष्ट कर सकते हो। तभी हेलबॉय के पिता उसे वहाँ लेने आ जाते हैं। हेलबॉय के पिता उनसे कहते हैं किसी मॉन्स्टर ने उस रानी को फिर से जीवित कर दिया है और आगे कुछ भी करने से पहले उसे तुम्हें रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय यहाँ अतीत की चर्चा शुरू करता है। वो अपने पिता से पूछता है कि अगर आपको पता था कि मैं बड़ा होकर दुनिया को खत्म कर दूंगा तो आपने मुझे क्यों जीने दिया। तब प्रोफेसर उनसे कहते हैं जो कहा गया उसे पूरा करो, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर उसे एक दूसरे एजेंट से मिलवाते हैं जो कि एक मेजर होता है। वो बताता है कि उस रानी का शरीर का एक हिस्सा अभी भी उस क्लब के मेंबर्स ने किसी स्थान पर छुपा रखा है। यह जानकर हेलबॉय, एलिस और वो मेजर उसी की ओर बढ़ते हैं। वहाँ
पहुंचने पर देखते हैं कि राक्षस क्लब में मौजूद सारे लोगों पहले ही वो मौत के घाट उतार चुका है, जिसमें वो महिला भी शामिल होती है जिसने हेलबॉय को उसके पास्ट के बारे में बताया था। एलिस उन्हें बताती है उस महिला की आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है। वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है। इसी बीच उस महिला की आत्मा एलिस के मुंह से बाहर निकलती है, जो कि बिल्कुल अजीब और अजली लग रही थी। वह हेलबॉय से कहती है उन राक्षसों की रानी वापस आ गई है और अब एक राजा की तलाश कर रही है ताकि उसे असीम शक्तियाँ मिल सके। पर याद रखना हेलबॉय, उसे कभी और ज्यादा शक्तिशाली मत होने देना। इतना कहते हुए उसकी आत्मा वापस चली जाती है। तभी उन्हें वहाँ किसी की मौजूदगी का आभास होता है। जब हेलबॉय उस तरफ जाता है तो उसे वहाँ वही मॉन्स्टर दिखता है जो रानी के अंगों को चुरा चुका था। हेलबॉय उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ ब्लड क्वीन निमुई की आत्मा प्रकट हो जाती है और हेलबॉय को अपने बातों में फंसा लेती है। तब तक मॉन्स्टर वहाँ से ब्लड क्वीन के हाथों को लेकर फरार हो जाता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि दरअसल एलिस को बचपन में ही एक डायर ने अगवा कर लिया था और उसके बदले उस मॉन्स्टर को जो अभी रानी का हाथ लेके गया है उसे वहाँ छोड़ दिया था। तब हेलबॉय को बुलाया गया था जिसने इस राक्षस को भगाकर एलिस को वापस लाया था। उस कारण से वह मॉन्स्टर आज तक गुस्से में था और हेलबॉय को पीछे हाथ पैर धो के पड़ा था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर ब्लड क्वीन निमुई के सारे अंगों को जोड़कर एक रिचुअल करके उन्हें पुनर्जीवित कर देता है, पर ब्लड क्वीन अभी भी बहुत कमजोर थी। दूसरी तरफ एलिस और हेलबॉय को दिखाया जाता है जो हेलबॉय के पिता प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। उनके पिता उस रानी की जांच कर रहे थे क्योंकि उनका मिशन उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना था। लेकिन हेलबॉय पूछते हैं पिताजी आप जल्दी में क्यों हैं? वह सोचता था कि रानी अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वह काफी कमजोर है, लेकिन हेलबॉय के पिता ऐसा नहीं सोचते, जिनसे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। हेलबॉय बाहर चला जाता है गुस्से से। बाहर जाकर वह एक लिफ्ट में जाता है, लेकिन तभी लिफ्ट लॉक हो जाती है और हेलबॉय वहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाता है। वहाँ उसका सामना उस चुड़ैल से होता है जो फिल्म की शुरुआत में मॉन्स्टर से ब्लड क्वीन के सारे अंगों को इकट्ठा करके लाने के लिए कह रही थी। हेलबॉय उससे उस रानी के बारे में पूछता है तो वह चुड़ैल कहती है हाँ, मैं एक शर्त पर उस स्थान के बारे में बताऊंगी, बदले में मुझे तुम्हारी हाँक चाहिए। हेलबॉय कहता है पहले मुझे बताओ कि वह कहाँ है। वह बताती है जिस स्थान पर किंग आर्थर ने रानी को मारा था और कई टुकड़े कर दिए थे, जिससे उसका बहुत सारा खून बह गया था, जिसे वहाँ मौजूद पेड़ ने रानी के खून को चूस लिया था। चूँकि रानी अभी भी बहुत कमजोर है तो वह उसी पेड़ के पास जरूर जाएगी, जिससे वह अपने खून को वापस अपने शरीर में लेकर फिर से पहले की तरह शक्तिशाली हो सके। फिर हेलबॉय उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। फिर हेलबॉय, एजेंट और एलिस उस स्थान पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह लोग उस पेड़ से थोड़ी दूर पहले ही अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कर देते हैं ताकि रानी को कुछ पता न चल सके। लेकिन रानी के सैनिक वहाँ पहले से मौजूद थे जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब एलिस और एजेंट उन सैनिकों को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि हेलबॉय उस रानी की तरफ जाता है ताकि वह ब्लड क्वीन को अपना सारा खून लेने से रोक सके। लेकिन यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने पहले से ही अपना सारा खून अपने अंदर ले चुकी थी और वह वापस से पहले ऐसी शक्तिशाली भी हो जाती है। रानी कहती है मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, फिर भी मैंने तुम्हें जाने दिया। मैं तुम्हें फिर से एक मौका देना चाहती हूँ, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। लेकिन हेलबॉय उससे कहता है तुम मुझे बहला नहीं सकती क्वीन। वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। ब्लड क्वीन इससे काफी गुस्से में आ जाती है और एलिस को एक जहरीला तीर मारती है, जिससे एलिस की हालत बहुत खराब होने लगती है। रानी जाते समय हेलबॉय से कहती है मैं जरूर वापस आऊंगी हेलबॉय, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डीमन है जिसे मैं जरूर बाहर निकाल के रहूंगी। तभी वहाँ पर एक और चुड़ैल आती है जो उस रानी की पुरानी दोस्त थी। उसने एक दूसरे को धोखा दिया जिससे वह एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वह हेलबॉय से कहती है एक ऐसा जादूगर है जो एलिस को ठीक कर सकता है। वह जादूगर असल में किंग आर्थर का एक विश्वासी आदमी हुआ करता था और उसने ही रानी को मारने में किंग आर्थर की कई सालों पहले सहायता की थी। फिर हेलबॉय एलिस को लेकर जल्दी से उस जादूगर के पास चला जाता है जहाँ वह जादूगर एक कब्र में सो रहा होता है। हेलबॉय को पहुँचते ही वह उठता है और जादूगर उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। वहाँ जादूगर हेलबॉय को बताता है कि वास्तव में वह कौन है। वह जादूगर हेलबॉय को बताता है कि किंग आर्थर की पोती ने एक राक्षस से शादी कर ली थी जो कि हेल में रहा करता था, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। वह कहते हैं जब तुम पैदा हुए थे तो लोग कहते थे तुम नर्क के बालक हो जो एक दिन दुनिया को मिटा देगा। वह जादूगर आगे कहता है अगर तुम सच में रानी को मारने के काबिल हो तो तुम उस एक्सकेलिबर तलवार को उठा लोगे जो सिर्फ किंग आर्थर की थी। फिर वह अपने जादू से तलवार को प्रकट करता है। हेलबॉय उस तलवार के पास जाता है ताकि वह उसे उस पत्थर से खींच के उठा सके, लेकिन हेलबॉय जैसे ही उस तलवार को छूता है उसे कुछ विजन दिखाई देने लगता है। वह खुद ही
ही बहुत भयंकर दानव बन गया है और सारे संसार में तबाही ही तबाही मचा रहा है, जिससे हेलबॉय घबरा जाता है और तलवार को छोड़ देता है। तभी वो तलवार वापस से गायब हो जाती है। तभी जादूगर हेलबॉय से कहता है, बेवकूफ, मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने अपने अंतिम जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके इस तलवार को वापस बुलाया था, तुमने वो मौका भी गवा दिया। और ये कहकर वह जादूगर मर जाता है। दूसरी तरफ ब्लड क्वीन अपने राक्षसों सैनिकों के साथ पूरे लंदन और विश्व में तबाही मचा रही थी। वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां हेलबॉय के पिता रिसर्च कर रहे हैं। तभी हेलबॉय के साथ मौजूद मेजर को इसके बारे में संदेश मिलता है और हेलबॉय काफी जल्दी में अपने साथियों के साथ अपने पिता के ऑफिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें उस जगह पर कई लाशें पड़ी हुई दिखाई पड़ती है जो कि काफी बुरी तरीके से मार दी गई थी। उन्हें देखकर हेलबॉय चिंतित हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि रानी ने उसके पिता को भी मार दिया होगा, क्योंकि उसके पिता खुद रानी को मारना चाहते थे। लेकिन एलिस हेलबॉय को यहाँ कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता अभी नहीं मरे, वो जीवित हैं। यदि आपके पिता मर गए होते तो उनकी आत्मा की आवाज मुझे यहाँ सुनाई पड़ती। उन तीनों को एक जानकारी मिलती है कि ब्लड क्वीन अब एक चर्च के अंदर है। फिर वह तीनों चर्च में चले जाते हैं। चर्च में वह सुअर मॉन्स्टर पहले से मौजूद होता है और वह पिछली बार की तुलना में अब कई ज्यादा शक्तिशाली हो गया होता है, क्योंकि उसे ब्लड क्वीन ने अपनी कुछ शक्तियाँ दी होती हैं। वह मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है और मेजर को गंभीर रूप से घायल कर देता है, फिर हेलबॉय पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एजेंट को काफी दर्द हो रहा होता है, तब वह एक खूंखार चीते में बदल जाता है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि वो एजेंट असल में एक मॉन्स्टर ही था। अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए वो कई तरह की एंटीटॉक्सिन भी लेता था, लेकिन आज यहाँ पर उसे उस मॉन्स्टर को हराना था, इसलिए एजेंट ने अपने बदलाव को नहीं रोका और एक चीते में बदल जाता है। अब हेलबॉय और दोनों उस मॉन्स्टर से मिलकर लड़ने लगते हैं। हेलबॉय एजेंट, हेलबॉय मेजर और उस मॉन्स्टर के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें वो मॉन्स्टर सब पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी वह मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है। तभी वहाँ ब्लड क्वीन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर उस मॉन्स्टर को छोटा बनाकर वहीं मार देती है और हेलबॉय को उठाकर कहीं दूर फेंक देती है, जिससे हेलबॉय एक तहखाने में जाकर गिरता है। यह वही जगह होती है जहाँ पर किंग आर्थर को सदियों पहले दफनाया गया होता है और उनकी तलवार एक्सकेलिबर भी वहीं पत्थर में गड़ी हुई होती है। रानी उससे कहती है कि इस तलवार को खींच लो। यहाँ यह पता चलता है कि अगर वह तलवार निकाल लेता है हेलबॉय, तो हेलबॉय सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यह भी हो सकता है वो पूरी दुनिया को तबाह भी कर दे। रानी वास्तव में इन चीजों को पहले से जानती थी, इसलिए वह हेलबॉय को तलवार निकालने के लिए काफी फोर्स करती है, लेकिन हेलबॉय यहाँ पे भी मना कर देता है। तब ब्लड क्वीन एक चाल चलती है और हेलबॉय के पिता को वहाँ ले आती है और उससे दोबारा से तलवार निकालने के लिए कहती है। जब हेलबॉय मना कर देता है तो वह उसके सामने उसके पिता की जान ले लेती है। इससे हेलबॉय को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में किसी भी तरह ब्लड क्वीन को मारना चाहता था। इसी दौरान वो एक्सकेलिबर को पत्थर से बाहर खींच लेता है और तभी यहाँ पर हेलबॉय के दोनों सिंह काफी बड़े हो जाते हैं और उस पे आग जलने लगती है और उसकी तलवार में भी आग जलने लगती है। अब हेलबॉय बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वह वैसे ही दिख रहा था जैसा वह अपने आप को कल्पना किया करता था। जब वो अपनी पूरी ताकत में आ जाता है तो नर्क का द्वार खुल जाता है और नर्क के सभी असुरी जीव पृथ्वी पर आने लगते हैं और यहाँ तबाही मचाने लगते हैं। तब रानी देखती है कि वह अपनी पूरी ताकत में है, तो वह हेलबॉय से कहती है कि तुम कितने खूबसूरत हो, हम दोनों इस दुनिया पर मिलकर राज करने के लिए पैदा हुए हैं और मैं तुम्हें अपने राजा के रूप में चुनती हूँ। यह सुनकर हेलबॉय ब्लड क्वीन का हाथ थाम लेता है। हेलबॉय का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि वह खुद अभी अभी बुराई की चरम शक्तियों को अपना चुका था। तभी एलिस वहाँ पे आ जाती है और हेलबॉय के पिता की आत्मा को अपने मुंह से बाहर निकालती है, जो दिखने में बिल्कुल अजीब अजली लाश जैसी लगती है। प्रोफेसर की आत्मा हेलबॉय से कहती है, रुको मेरे बेटे, तुम इसीलिए नहीं बने हो, तुम एक इंसान और मेरे बेटे हो, इसीलिए तुम अपनी आंखें खोलो और होश में आओ, क्योंकि अभी तुम मानवता को बचाने के लिए बने हो, ना कि उसे मिटाने के लिए। हेलबॉय अपने पिता की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचने पड़ जाता है। फिर वह अचानक से उस रानी का सिर अपने दहकते तलवार से काट देता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे नर्क का दरवाजा खुल जाता है और तभी वह रानी के सर को उस नर्क में फेंक देता है, जिससे रानी के साथ साथ हेल के सभी क्रिएचर वापस से नर्क में वापस चले जाते हैं। लेकिन रानी अभी भी जिंदा होती है। फिर हेलबॉय अपने दोनों सिंह को तोड़ देता है, जिससे नर्क का द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर हेलबॉय के पिता हेलबॉय से कहते हैं कि बेटे, मुझे तुम्हारा बाप होने पे फक्र है। हेलबॉय कहता है कि पापा रुक जाइए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस चीनों के लिए। हेलबॉय के पिता कहते हैं, नहीं बेटे, तुम पूरी तरह से तैयार हो। और फिर हेलबॉय के पिता यानी कि प्रोफेसर की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।